हेलो एवरीवन, बीएससी फिजिक्स कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के इक्विलिब्रियम टॉपिक को डिस्कस करेंगे या साम्य अवस्था को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखा होगा और उसमें जो चीज़ें मैंने कोशिश की है आपको समझाने की वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज एक नई चीज़ को समझेंगे। साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, इफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल डू नॉट चेंज विथ टाइम देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यदि ऊष्मागतिक चर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते तो निकाय साम्य अवस्था में होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है क्या कभी? हो सकता है। ऊष्मागतिक चर का मतलब हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक कोई ऊष्मागतिक चर है, ऊष्मागतिक चर, थर्मोडायनामिक वेरिएबल, टेम्परेचर। ठीक है, अब सिंपल सा कि एग्जांपल ले लेते हैं। एक चाय का कप है, फिर से 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और इसके बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हम चाय के कप को ऐसे ही बाहर रूम में कहीं रख देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी इनिशियल स्टेट तो ये है और फाइनल स्टेट क्या होगी कि इसमें से हीट फ्लो होते जाएगी और ये ठंडा होते जाएगा। कब तक ठंडा होगा? जब तक कि इस कप का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। ठीक है, मींस अब इसके बाद देखिए यहां पर सिस्टम के पूरे भाग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग के पूरे भाग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि अब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? पहले इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, गर्म था चाय का कप, लेकिन जब उसको हमने रूम में रख दिया तो इसमें से हीट बाहर जाती रही और ये चाय का कप ठंडा हो गया और इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर। अब ये चाय का कप हमेशा के लिए उसी टेम्परेचर पे बना रहेगा जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। क्लियर है? मीन्स कि अब इसमें ये समय पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऊष्मागतिक चर राशियां समय के साथ परिवर्तित नहीं होते तो निकाय साम्य अवस्था में होता है। मतलब कि निकाय और परिवेश का ताप समान हो जाता है, तभी इसमें से कोई हीट फ्लो नहीं होगी फिर। क्लियर है? हीट कब तक फ्लो होगी? जब तक कि इसका टेम्परेचर हाई रहता है। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर गिरता है और 27 डिग्री सेल्सियस आने के बाद इसमें से कोई हीट फ्लो नहीं होती, मतलब कि कोई एक्शन नहीं होता और निकाय साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को या इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम विथ इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, हो सकता है कि बहुत समय के लिए चेंज ना हो। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, फिर प्रेशर, फिर वॉल्यूम, ये भी चेंज नहीं होगा, तो निकाय किस अवस्था में कहलाएगा? थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स मैंने यहाँ पे वर्ड में भी लिखा है थर्मोडायनामिकल वेरिएबल, और थर्मोडायनामिकल वेरिएबल कौन सी हैं? ये वाली। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर द थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या फिर यांत्रिक साम्य। क्लियर है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य न करे और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच
कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य न करे, तो हमारा निकाय क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। मैं इसको लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो unbalanced force do not act on different part of the system and between system and surroundings, then our system is in मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और यांत्रिक साम्य में कहलाएगा। ठीक है, इसको यदि निकाय के विभिन्न भागों तथा निकाय एवं परिवेश के मध्य कोई असंतुलित बल कार्य न करे तो निकाय यांत्रिक साम्य में होता है या यांत्रिक साम्य में कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन या डू नॉट वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, देन सिस्टम आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या यांत्रिक साम्य में होंगे। कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, तो अगर मैं दाब की परिभाषा देखूं, ठीक है, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कार्य नहीं करेगा मतलब कि फोर्स अनबैलेंस नहीं होगा। तो प्रेशर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर है सिस्टम और सराउंडिंग का सेम होगा। जैसे आपको भी बताया गया कि एक चाय का कप है और वो 27 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, ठंडा हो चुका है, 27 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो सिस्टम या चाय के कप के विभिन्न भागों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच कोई बल कार्य नहीं करेगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, और साथ में जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल और जो इन्वायरमेंट के एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच भी कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य न करे, तब हमारा निकाय क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और फोर्स की बात कर रहे हैं, यहां पर फोर्स आया है, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो प्रेशर है, मीन्स मैं इसको अगर लिख दूं, चाय के कप का प्रेशर क्या हो, P1 हो, और एनवायरनमेंट का प्रेशर P2, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, मीन्स कि चाय के कप का प्रेशर एनवायरनमेंट के प्रेशर के बराबर है। क्लियर, यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है कि दोनों का प्रेशर बराबर है, इसलिए सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य नहीं कर रहा है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड वन थर्मल इक्विलिब्रियम ऊष्मीय साम्य। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज बंद हो चुका है, मतलब कि उनके बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। मीन्स सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन different part of the system and also between system and surroundings, then system are in thermal इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे हिंदी में भी लिख लेते हैं पहले इसको, यदि निकाय के विभिन्न भागों में कोई तापांतर न हो तथा निकाय एवं परिवेश के मध्य भी कोई तापांतर न हो तो निकाय ऊष्मीय साम्य में कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई चाय का कप पहले गर्म था और वो अब ठंडा हो चुका है, ठीक है, इस तरह से कोई चाय का कप है जो ठंडा हो चुका है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा या कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो हमारा निकाय क्या कहलाएगा, ऊष्मीय साम्य में, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं होगी उस वक्त। हीट जब तक एक्सचेंज होती है तब तक इसका टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन हीट अब एक्सचेंज होगी ही नहीं सराउंडिंग के साथ, तो हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक साम्य। या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम।
केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी प्रकार केमिकल कंसंट्रेशन चेंज ना हो। केमिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि जैसे ये रासायनिक सांद्रता कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे चाय का कप है और वो ठंडा हो चुका है, सिंपल ऊष्मीय साम्य में भी है, यांत्रिक साम्य में भी है। अब ये चाय का कप की जो इसकी जो मात्रा है इसकी चाय के कप की, वो चेंज नहीं होती अपने आप, ठीक है ना। ये चाय का कप पड़ा हुआ है रूम में, हमेशा पड़े रहेगा, क्लियर है। जब मैं उसको उठा के फिर ऐसा फेंक दूं बाहर, तब उसका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कंसंट्रेशन वो चेंज हो सकता है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा ही रख दूं तो क्या पानी अपने आप बाहर थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसलिए इसका केमिकल कंसंट्रेशन सिस्टम के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये साम्य अवस्था में होगा, ठीक है। अगर मैं इसको गर्म करूं तो हो सकता है कि इसका केमिकल कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, ये जो लिक्विड है वो वेपर बन जाए, ठीक है। तो यहां पर ये चीज समझने वाली बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इफ देयर इज नो केमिकल कंसंट्रेशन चेंज, of different part of system, different part of system, and also between system and surrounding, system and surroundings, then our system is in chemical equilibrium। यदि निकाय के विभिन्न भागों तथा निकाय एवं परिवेश के मध्य कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो तो निकाय रासायनिक साम्य में कहलाता है। जैसे आपको अभी बताया मैंने, एक बार और देख लेते हैं। जैसे चाय का कप है और मान लेते हैं ऊष्मीय संतुलन में भी है, यांत्रिक संतुलन में भी है। अब इसका जो चाय की जो मात्रा होगी वो ठंडी है, ठीक है। चाय की मात्रा अपने आप तो चेंज नहीं होगी, ये हमेशा पड़ी रहेगी, क्लियर है। तो इसलिए ना ही इस पर कोई सराउंडिंग का कोई असर पड़ेगा। तो ये इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती अगर किसी सिस्टम में अपने आप, तब निकाय हमारा क्या होगा, रासायनिक साम्य में होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि यांत्रिक साम्य या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ अ सिस्टम is in mechanical, thermal and chemical
equilibrium, then system is in thermodynamic equilibrium. Thermodynamical equilibrium. ठीक है. If a system is in mechanical, thermal and chemical equilibrium, then system is in thermodynamical equilibrium. मीन्स यहां पर हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं. यदि कोई निकाय यांत्रिक, ऊष्मीय तथा रासायनिक साम्य में हो तो निकाय ऊष्मागतिक निकाय में होगा. ऊष्मागतिक साम्य में होगा. मतलब कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में अगर हम ये कहें कि वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो यांत्रिक इक्विलिब्रियम में भी होगा, ऊष्मीय में भी होगा और रासायनिक में भी होगा. तभी उस सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे. इसका मीनिंग क्या होता है? यांत्रिक का मतलब हो जाता है प्रेशर चेंज नहीं होगा, ऊष्मीय का मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और रासायनिक साम्य का मतलब कि केमिकल कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, रासायनिक सांद्रता चेंज नहीं होगी निकाय की. ठीक है. तो इसलिए ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिक साम्य में कहलाएगा. और साम्य अवस्था आपको अभी बताया गया क्या है कि ऊष्मागतिक चर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, तो वह अवस्था निकाय की साम्य अवस्था कहलाएगी. साम्य अवस्था कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था हो सकती है. ठीक है. मतलब कि कोई निकाय हो सकता है कि यांत्रिक और ऊष्मीय में हो, रासायनिक में ना हो, या हो सकता है कोई निकाय केवल ऊष्मीय में हो, या हो सकता है कोई निकाय ऊष्मीय और रासायनिक में हो, यांत्रिक में ना हो. तो ऐसा ही प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. और बाकी फिर नेक्स्ट में देखेंगे इसको.